सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा कंप्रेसर कि कंप्रेसर कैसा रहता है हमारा। हमने पंप देख लिया, बेसिकली अब हम देखना है कंप्रेसर। कंप्रेसर होता है मेरा एक गैस को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पंप करना है, तो हम उस गैस का क्या प्रेशर बढ़ाते हैं। उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए मेरा क्या यूज़ होता है, कंप्रेसर, जो गैस को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है। ठीक है, जो हवा भरते हैं अपने गाड़ियों के टायरों में, गाड़ी के टायर वगैरह में, वो सारे कंप्रेस एयर ही रहती है, वो कंप्रेसर वहाँ पर लगा रहता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे भी कंप्रेसर लगा रहता है। तो वही सेम चीज़ है, हम कंप्रेसर पढ़ेंगे जैसा हमने पंप पढ़ा था कि हमारा गैस को कंप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, इस साल गेट 2020 में वर्क डन बाय कंप्रेसर का क्वेश्चन आया था, तो हमें इसकी वर्क डन की डेरिवेशन भी देखनी है कि कैसे मेरी ड्राइव होती है वो इक्वेशन, और वो इस इक्वेशन में पुट करके बेसिकली कैसे सॉल्व हुआ वो गेट 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज कंप्रेसर? इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गैस एट वन पॉइंट सो दैट गैस कैन ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। यानी कि एक ए पॉइंट पे हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, और ताकि मेरा बेसिकली इसको हम कंप्रेसर स्टेशन बोलते हैं। अब मेरे को यहाँ से गैस क्या करनी है, यहाँ पर पंप करनी है अपनी रिफाइनरी तक, तो यहाँ पर मैं कंप्रेस करूँगा गैस, उसका प्रेशर बढ़ा दूंगा ताकि वो मेरी गैस क्या ट्रैवल कर सके। ओके, एक पॉइंट से किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। कैसे? फॉर एग्जांपल काकीनाडा से चल के गुजरात तक पाइपलाइन गई हुई है ना, रिलायंस की गैस पाइपलाइन KG-D6 से, है ना, KG-D6 या किसी पर KG-D6 है ना, यही ब्लॉक से पाइपलाइन जो अपना रिलायंस का सेटअप है काकीनाडा में, काकीनाडा के पास है बेसिकली एक गांव, गाड़ी मोगा ऐसे कुछ करके, वहाँ पर से पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है दूसरे देश के दूसरे छोर तक, यानी गुजरात तक। तो वो बिल्कुल वैसे ही कंप्रेसर करे हुआ है, और बीच में मेरा कंप्रेसर स्टेशन भी आ जाते हैं, और ज़्यादा मतलब सब स्टेशन, जहाँ पर यहाँ से यहाँ भेजी, फिर इसने कंप्रेस करी, फिर आगे भेजी, फिर इसने कंप्रेस करी। तो मेन ये काम रहता है, यूज इन सरफेस लाइन फ्लो फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो, जैसे पंप में मेरा गैस आ जाती थी ना, गैस मेरी कंप्रेसिबल होती थी, तो मेरी जो वॉल्व होती थी वो खुलती नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ पर उन वॉल्व्स की ना सेटिंग बदल देते हैं हम। वो पंप बिल्कुल वैसे ही सेम रहता है, कंप्रेसर बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा मैंने पंप में पढ़ा, पर अब सिर्फ गैस आएगी, और गैस की वॉल्व्स की ऐसी सेटिंग बदल देते हैं, जब मेरा कंप्रेस हो ना, जब मेरी गैस कंप्रेस हो तो वो वॉल्व खुल जाए, इन द सेंस इतने प्रेशर पे खुल जाए, अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना उसका, उतने प्रेशर पे खुल जाए। लिक्विड में ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि लिक्विड में एक तो बहुत इनकम्प्रेसिबल है वाटर, और एक मेरा क्या पूरा कंप्रेसिबल है, तो पूरा प्रेशर खा जाता था, कंप्रेस हो जाता था वो पूरा प्रेशर खा जाता था, तो वहाँ पर कैविटेट हो जाती थी। यहाँ पर बिल्कुल सेम सिस्टम है, पर गैस आएगी, अब कोई वाटर नहीं आएगा, वॉल्व्स की सेटिंग चेंज हो गई। ठीक है, ओके, वही मैकेनिज्म रहती है जो हमने पंप में पढ़ी है, बिल्कुल वही सेम मैकेनिज्म रहते हैं। यहाँ पर भी दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल। अगला, हाँ ये रहा, देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एंड डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पार्ट होता है ना मेरा रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी, ठीक है, और डायनेमिक, इनमें फर्क क्या होता है? पॉजिटिव फिक्स वॉल्यूम लेता है, उसको कंप्रेस करता है ताकि उसका मेरा प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाए, ये होता है मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का काम। रेसिप्रोकेटिंग वही प्लंजर, पिस्टन, और ये मेरा क्या हो गया, पिस्टन, और ये सिलेंडर। यहाँ पर मेरी क्या गैस, रेड कलर का मार्कर, ये मेरी गैस, यहाँ से मेरी इनलेट, यहाँ से आउटलेट, तो मेरी गैस आई, ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, और एक पॉइंट पे मेरी वॉल्व खुल जाएगी, उसको रिलीज कर देगी कंप्रेस्ड गैस को, जो मेरी हाई प्रेशर। तो फिक्स वॉल्व सेम रोटरी में करते हैं। रोटरी में जो मेरा स्क्रू टाइप रहता है वो क्या करता है, एक तरह से फ्लूइड को कंप्रेस, जो मेरा आउटलेट होता है उस पर कंप्रेस कर करके इसी साइड आउटलेट में भरता रहता है, तो मेरा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क होता है, ये फिक्स वॉल्यूम लेता है, ये क्या करता है, वेलोसिटी लेगा, जो मेरी गैस है उसमें वेलोसिटी डालेगा, और उस वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इम्पार्ट्स velocity is increased for the gas and velocity head is converted to pressure head। इसकी मैंने बार बार बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल गैस होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गैस होता है। क्लियर? अब इसका टाइप देख लेते हैं, इसका डस्टर। ओके,
टाइप देख लेते हैं किस किस तरह के टाइप के रहते हैं। ओके, हाँ, कंप्रेसर टाइप, दो तरह के टाइप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनेमिक। डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। सेंट्रीफ्यूगल हम मेनली देखते हैं जो ज़्यादातर कैसा होता है सेंट्रीफ्यूगल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ट्रिपल एक्टिंग, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। ठीक है, ड्यूप्लेक्स मेरा बेसिकली डबल एक्टिंग होता है, ट्रिप्लेक्स हमेशा सिंगल एक्टिंग होता है, पर हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, और डायफ्राम, डायफ्राम टाइप पंप। रोटरी में हो गया मेरा स्क्रू, वेन, लोब। लोब जैसे पंप था ना अपना, लोब बनता था ऐसे। स्क्रू टाइप, पीसीपी, पीसीपी मेरा कौन सा पंप था? स्क्रू टाइप पंप था। ठीक है, वो स्क्रू टाइप पंप था, पोस्टर डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटरी पंप, स्क्रू टाइप। वेन, वेन मेरा बेसिकली एक तरह से, वेन अभी दिखाता हूँ, इसकी एनिमेशन डाली है मैंने, लोब की डाली है, स्क्रू की डाली है। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग डाली है, सेंट्रीफ्यूगल, मेन की डाल दी है। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो मेरा ये हुआ रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या हो रहा है? यहाँ से पंप नहीं, कंप्रेसर, गैस आ रही है, गैस। अब लिक्विड नहीं है, अब लिक्विड आएगा ना तो लिक्विड नुकसान करेगा, या तो लिक्विड को कंप्रेस करेगा या गैस। इस हिसाब से डिज़ाइन होती है मेरी ये वॉल से। अगर मेरा मिक्सर आ गया ना तो नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, पंप कैविटेट होगा, क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग मेरी क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो मेरा यहाँ से क्या है, गैस बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा पंप में होता है, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ से मेरी क्या, कंप्रेस करके देख लो कैसे कंप्रेस कर रहा है। पिस्टन ऊपर नीचे जा रही है और कंप्रेस कर रही है, उसको पंप कर रही है, और वॉल खुल रही है। ये देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये वाली चीज़ ऊपर नीचे जा रही है। क्लियर? अब इसमें कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कैसे हो रहे। इसके एडवांटेजेस है कंप्रेसर की। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बेसिकली दो तरह के टाइप होते हैं, एक हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर। मेनली हमारा हाई प्रेशर से काम होता है ज़्यादा, तो हाई प्रेशर डिटेल में पढ़ते हैं। लो प्रेशर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ करते हैं, जो लो प्रेशर पे क्या कर सके। लो प्रेशर मेरे सेंट्रीफ्यूगल, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप अपना आसपास जगहों पे आपने देखा होगा। सेंट्रीफ्यूगल बेस चलो छोड़ो, हाई प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसके एडवांटेजेस हैं, छोटा रहता है एक तो, कैन बी स्किड माउंटेड, लो इनिशियल लॉस, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी लिमिट, साइज सुटेबल फॉर फील्ड गैदरिंग ऑफशोर एंड ऑनशोर, इजिली पाइल्ड फॉर मल्टी स्टेज कंप्रेशन, लो कॉस्ट कंपेयर टू लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग यूनिट। लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग यूनिट से दो तरह के बोला ना उन्हें, हाई स्पीड लो स्पीड से अच्छा होता है हाई स्पीड। सेल्फ कंटेंट फॉर इजी इंस्टॉलेशन एंड इजिली अवेलेबल। नीचे से ऊपर की तरफ में पढ़ी है मैंने सारी एडवांटेज। ठीक है, कैन बी स्किड माउंटेड, सेल्फ कंटेंट फॉर इजी इंस्टॉलेशन एंड इजिली मूव्ड, लो कॉस्ट कंपेयर टू लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग यूनिट्स, इजिली पाइप्ड विद फॉर मल्टी स्टेज कंप्रेशन। मल्टी स्टेज यानी एक जैसे पंप में होता था अपना, एक इम्पेलर की जगह दो इम्पेलर लग गए, यानी कि एक बार कंप्रेस किया, फिर दोबारा कंप्रेस किया, फिर दोबारा कंप्रेस किया। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं किसकी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस मेनली क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस वाली स्लाइड नहीं डली। हाँ, इसकी डिसएडवांटेज जो मेन है, बाकी तो वही रहेगी कि साइज कुछ हो गया या कोई उसमें कोरोजन, पर जो मेन याद रखने वाली बात होती है पल्सेटिंग। जैसे अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप में पल्सेटिंग फ्लो आता था, वैसे इसमें भी पल्सेटिंग फ्लो। मेन डिसएडवांटेज जो याद रखने वाली बात होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। ये वेन टाइप देखो, वेन टाइप मेरी ऐसे कुछ लगे रहते जिसको मैं घुमाता हूँ, एक तरह से प्लेट टाइप लगी रहती है, ये फ्लूइड को ऐसे पंप करती है इस डायरेक्शन घूम के। ठीक है, वेलोसिटी हेड वगैरह कुछ नहीं डाल रही, इसको सिंपल घुमा रही है, उसको इधर डाल रही है। एक कॉलम के अंदर फिक्स वॉल्यूम आएगा, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, इसमें मेरा फिक्स्ड आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में बीच में करते हैं हम, वेलोसिटी हेड डालते हैं, वो बीच से साइड की तरफ जाता है। इसमें हमारा ये एक कॉलम बन रहा है और इस कॉलम के पीछे, इस कॉलम के पीछे, मतलब एक तरह से धक्का मार रही है फ्लूइड को। यहाँ पर क्या, मेरा एक कॉलम आ गया, उसके पीछे दूसरा कॉलम आ गया, उसके पीछे, तो ये धक्का मार रही है, एक तरह से कंप्रेस कर रही है और मेरा फ्लूइड पंप हो रहा है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हुआ है डायनामिक में। ठीक है, वेन टाइप कंप्रेसर गुड। इसमें इसके एडवांटेज का मेन है, उसकी डिसएडवांटेज पे नो पल्सेटिंग फ्लो नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो नो पल्सेटिंग फ्लो, गुड इन वैक्यूम सर्विस,
लेस स्पेस, इनएक्सपेंसिव फॉर लो वेपर रिकवरी और लो वैक्यूम सर्विस। ठीक है, ये बेसिकली इसकी थ्योरी की ना मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, एक पीडीएफ पड़ी है तो पीडीएफ भी डाल देंगे वो वाली। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, मस्ट हैव क्लीन एयर और गैस, टेक्स 5 to 10% more horsepower than reciprocating, uses 10 times the oil of the reciprocating, usually installed after cooler and separator to recycle oil। ठीक है, मतलब क्लीन एयर होनी चाहिए अपनी, अगर एक साइड से पंप कर रहे हैं, अगर मेरा कुछ वाटर वगैरह आता है, सॉलिड वगैरह आता है, तो इसमें कंपार्टमेंट में वो हो सकती है या फिर लीकेज हो सकती है मैंने। ठीक है, और हॉर्स पावर इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग। स्क्रू टाइप वही जैसा अपना पीसीपी था, हेलिकल शेप था, वैसे ही बिल्कुल यहाँ से हमारी इनलेट, और ये ड्यूल स्क्रू टाइप है, ड्यूल स्क्रू टाइप, ये मेरा क्या आउटलेट कर रहा है। क्लियर? इनलेट आ रहा है मेरा फ्लूइड, स्क्रू घूम रहा है, और यहाँ से मेरी क्या हो रही है, आउटलेट, ये आउटलेट हो रही है रेड। क्लियर? आउटलेट अभी आएगा लिखा हुआ, ये आ गया आउटलेट। ओके, स्क्रू टाइप। इसके एडवांटेज है कुछ, अवेलेबल एज नॉन लुब्रिकेटिंग स्पेशली फॉर एयर सर्विस, कैन हैंडल डर्टी गैस, कैन हैंडल मॉडरेट अमाउंट ऑफ लिक्विड। मतलब वही जैसे अपना पंप होता था प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, जो स्क्रू टाइप पंप होता था, वो अपना सॉलिड हैंडल कर लेता था, तो थोड़ी गैस भी हैंडल कर लेता। अब ये गैस वाला है तो थोड़ा लिक्विड हैंडल कर लेगा प्लस सॉलिड भी हैंडल कर लेगा। नो पल्सेटिंग फ्लो, कैन हैंडल मोटर अमाउंट ऑफ लिक्विड बट नो स्लग्स, कैन हैंडल डर्टी गैस, अवेलेबल एज नॉन लुब्रिकेटेड स्पेशली फॉर एयर सर्विस। ओके, मेनली रेसिप्रोकेटिंग पंप से, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है इनकी स्क्रू की। स्क्रू कंप्रेसर या दूसरे जो भी जितने भी पोस्टर डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, उनकी मेन प्रॉब्लम, एडवांटेज पल्सेटिंग फ्लो नहीं देते। ठीक है, ये मेरा लोब टाइप, जैसा अपना पंप में था वैसा ही बिल्कुल, गैस को इधर क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, लोब टाइप। और फिर आता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये देखो, इम्पेलर वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा है, और ये वेलोसिटी क्या प्रेशर हेड में बदल रही है मेरी, यहाँ से एरिया इंक्रीज या ज़्यादा जो मेरा केसिंग में होता है वैसे, यहाँ से मेरी आई, इम्पेलर इसको वेलोसिटी हेड दे रहा, और यहाँ पर से इसको बोलते हैं हम, इस साइड से मेरी क्या आउटलेट हो रहा है। तो ये कंप्रेसर हाउसिंग हुई, इम्पेलर हुआ, इनलेट सेक्शन आउटलेट, बिल्कुल जैसे मेरी पंप की कंस्ट्रक्शन रहती है। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ पे पंप में बड़ी वीडियो बनी थी, बस इनमें वॉल्स में डिफरेंस आ जाता है, वॉल्स वगैरह जो खुलनी होती है। ठीक है, ये वाला पंप देखते हैं जो हमारे हवा भरते हैं ना, जो टायर्स वगैरह में, कार वगैरह में, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो लगा रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगा रहता है। या लैब में देखा होगा ना आपने, मैकेनिकल लैब, किसी भी कॉलेज की ISM की लैब में या UPS की लैब में या PDPO की लैब में, वहाँ पर है सारी जगह कंप्रेसर। कैसे होता है इसका, कुछ इस तरह से होता है, एक मोटर लगी रहती है, ग्रीन से कलर का बना होता है, यहाँ कंप्रेसर लगा रहता है, और ये सिलेंडर लगा रहता है नीचे, जहाँ पे कंप्रेस करके गैस हवा जो डालता रहता है। देखा होगा आपने लैब्स वगैरह मैकेनिकल में, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या रहती है, लो फ्लोर रिक्वायरमेंट रहती है, छोटा रहता है फ्लोर रिक्वायरमेंट, रेसिप्रोकेटिंग से क्या होती है, कम होती है। हाई हॉर्स पावर पर यूनिट ऑफ स्पेस एंड वेट, टर्बाइन ड्राइव इजिली अडेप्टेड टू वेस्ट हीट रिकवरी, easily automated for remote operations, can be skid mounted, self-contained, low initial cost, low maintenance, high availability factor, large capacity available per unit। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, सिंपल। ठीक है, लोअर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग से लोअर कंप्रेसर एफिशिएंसी होती है इसकी गैस की, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में गैस की कम होती है। Limited flexibility for capacity, turbine drives have higher fuel rate than reciprocating units, large horsepower units mean the outrage has, मतलब reciprocating unit से ज़्यादा पावर लेती है कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और large horsepower unit means that outrage has large effect on process और pipeline capabilities। ठीक है, डिसएडवांटेज है, थ्योरी है सिंपल। ठीक है, ये देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ना जानबूझ के थोड़ा सा ये थ्योरी को पहला मतलब इंक्रीज किया, क्योंकि इसकी ना कंप्रेसर की डेरिवेशन कराई थी ताकि मेरा वीडियो बड़ा ना हो। अभी देख ले रहा हूँ मैं वीडियो कितने मिनट का होगा।
ठीक है, हाँ 15 मिनट का ही हुआ है तो अपना हो जाएगा इसी वीडियो में, वरना वीडियो बड़ा बन जाता है। अपना जो ये थ्योरी वाला पार्ट है ना, एक बार बुक से पढ़ लेना, क्योंकि भाई अपना डेरिवेशन करानी थी तो थोड़ी मजबूरी थी, ठीक है। तो अब देखो मेरा इनिशियली क्या हो रहा है, सक्शन हो रही है, मतलब मेरे यहाँ से गैस क्या हो रही है, इनलेट हो रही है, सक्शन। पहला पोजीशन 1 में रेसिप्रोकेटिंग का देख रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग की हेल्प से हम डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। सक्शन हो, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली पढ़ा रहता है हमने, ये थर्मोडायनेमिक्स में कंप्रेसर की डेरिवेशन पढ़ी रहती है, पर अगर नहीं पढ़ी तो देख लो, ठीक है। तो मेरी क्या हुई है, सक्शन हो रही है, ये पिस्टन क्या जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। अब मेरी सक्शन हो गई, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच का, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ठीक है। इनिशियल प्रेशर, ये मेरा प्रेशर P1 था, यहाँ पर प्रेशर P1 था, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है या बाहर का जो भी प्रेशर है, ठीक है, इन जनरल P1। वॉल्यूम मेरा 0 था जब मेरी पिस्टन यहाँ पे थी, वॉल्यूम मेरा क्या था, 0 था। अब यहाँ से मैंने क्या सक्शन किया, ये मेरी सक्शन की है, यानी कि प्रेशर तो इतना ही है, वॉल खुल रही है ना, प्रेशर तो इतना ही है, सक्शन प्रेशर तो इतना ही है, पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। P1 क्या है, इतने, इस पॉइंट पे आया, P1 V1, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। अब क्या होगा, अब मेरी कंप्रेसिंग होगी, कंप्रेसिंग मेरी होती है कुछ इस तरह से, यानी कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वापस से डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। P2 V2 थर्मोडायनेमिक्स की कंसेप्ट है इसके लिए, ठीक है। P1 V1 P2 V2, तो ये मेरी क्या हुई, कंप्रेशन। क्लियर, क्या हुई, कंप्रेशन। अब ये मेरा क्या हो रहा है, इस प्रेशर पे मेरा क्या, अब जो मेरी गैस है वो क्या हो जा रही है, रिलीज हो जा रही है। तो ये मेरी क्या हो रही है, डिलीवरी, यानी कि वापस से क्या, ये क्या, डिस्चार्ज। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, डिस्चार्ज, कंप्रेस हुआ और फिर क्या, डिस्चार्ज हो गया, डिलीवरी यहाँ तक, P2 और किसी वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो रहा है, सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवरी, ओके। डिलीवर जब मेरा हो रहा है किसी आगे सिलेंडर में, ओके, सिलेंडर में मेरा क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है किसी प्रेशर P2 पे, ओके। मेरी वॉल्व खुल जाएगी और वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेरा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी आइडियल प्रोसेस होती है कंप्रेशन, यही पढ़ते हैं बेसिकली हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। एक प्रोसेस आगे जाके होती है, यहाँ से हम ना ऐसे बना लेते हैं कर्व, जो थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे ना हम, अपन को थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में नहीं पढ़नी, कंप्रेसर में सिंपल जो मेन है वो पढ़ा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में अगर पढ़ना है तो PK नाग करके एक बुक आती है थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें से पढ़ लेना, या फिर कंप्रेसर टाइप भी करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में रहता है डिटेल में। तो अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने को सिंपल पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से वापस होता है, डिलीवरी मेरी कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ से फिर रिसक्शन होता है ऐसे कुछ, ठीक है, जो मेरा रियल केस रहता है। पर हमें रियल केस नहीं पढ़ना, हमें ये वाला केस पढ़ना है, P वर्सेस वॉल्यूम, सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवरी। ये रियल केस का है डायग्राम, यहाँ पे से ही कर्व हो गया, अपने को ये वाला पढ़ना है, ओके। इसी पे क्वेश्चन आएगा गेट 2020 में। तो इतना हो गया अपना, ये वाला कर्व अपना हो गया। अब देखो, अब प्रोजेक्टर को थोड़ा बंद करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर को बंद करते हैं, ओके ओके, कुछ चमक तो नहीं आ रही। सॉरी,
तो सॉरी, कैमरा सेटिंग करा था, सॉरी इसके लिए। तो देखो अब मेरा जो ये है ना, मेरी कंप्रेशन कितनी तरह की होती है। देखो कंप्रेशन होती है मेरी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल यानी मेरा क्या, टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर चेंज इन जीरो, डेल्टा टी मेरा क्या रहता है, जीरो रहता है। यानी कि मैं बिल्कुल क्वाजी से आराम से करूंगा, बिल्कुल अपना टेम्परेचर जो अपना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं बिल्कुल उस चीज़ में नहीं जाएंगे। मैं सिंपल आइसोथर्मल लिख के इक्वेशन लिख दूंगा, पी वी इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ये होती है मेरी आइसोथर्मल की इक्वेशन, ठीक है। ये आपने पढ़ रखी होगी थर्मोडायनेमिक्स में कैसे होती है। दूसरा होता है मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी एडिया की स्पेलिंग, एडिया की स्पेलिंग भूल गए, एडियाबैटिक स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। तो ADAIBATIC एडियाबैटिक। तो मेरा इसमें मेरा क्या होता है, डेल Q इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर जीरो, PV की पावर गामा इज इक्वल टू सी। गामा क्या होता है मेरा, CP अपॉन CV। ओके ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और अपना एक और कौन सा रहता है, तीसरा रहता है अपना तीसरा, एक तो मेरा एडियाबैटिक का आइसेंट्रोपिक भी आ जाता है इसमें, मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। ये मेरा इसका एक स्पेशल केस रहता है जहाँ पे मेरा हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। PV इज इक्वल टू गामा, उसको भी हम PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू सी पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना ही लिखना, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना। अगर ये इक्वेशंस याद नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, बाकी की गारंटी मैं लेता हूँ। एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक, PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू सी। और मेरी पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक होती है मेरी PV इज इक्वल टू गामा की जगह मेरा आ जाता है K या फिर N इज इक्वल टू सी। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली इन प्रोसेस के बारे में अगर नहीं पता कि आइसोथर्मल क्या होती है, जिसमें मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एडियाबैटिक जिसमें मेरा हीट ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब ये डेल Q जीरो होता है मेरा बेसिकली। इसका स्पेशल केस आइसेंट्रोपिक होता है जिसमें मेरा हीट ट्रांसफर वर्क डन भी, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है, वर्क डन नहीं, वर्क डन तो रहता ही है। और ऊपर क्या मेरी एक पॉलीट्रोपिक जो N, PV इक्वल टू N इक्वल टू सी। तो इनके बारे में पढ़ लेना, कि अगर नहीं पता तो जाके थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली अपने को डेरिवेशन की साइड पर, तो अब हम एक एक की डेरिवेशन देखेंगे कि वर्क डन हमारा कैसे होता है कंप्रेसर, क्योंकि इस साल एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आइसोथर्मल। अब ये मेरी जो प्रोसेस हो रही है ना, ये मेरी PV इज इक्वल टू सी, जो कंप्रेशन हो रही है ना आइसोथर्मल हो रही है, PV इज इक्वल टू सी, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है। वर्क डन क्या होता है बेसिकली मेरा, फोर्स इनटू dx होता है ना, ये प्रेशर इनटू एरिया डॉट dx, तो प्रेशर इनटू dv, ये होता है मेरा वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू प्रेशर एरिया इनटू dv, वर्क डन इक्वल टू P dv, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन रहती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, जो अपना हम थर्मोडायनेमिक्स में लिखते हैं। JUN के टाइम पे भी अपन पढ़ते थे कि क्या क्या साइन कन्वेंशन रहती है। ऑन द, बाय द सिस्टम, हाँ वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय द कंप्रेसर, किससे, बाय द कंप्रेसर। तो ये माइनस PdV लेंगे हम, वर्क डन W इक्वल टू माइनस PdV, ठीक है। क्लियर, कैसे आया माइनस, अपना जो साइन कन्वेंशन के उससे, माइनस का PV। अब देखो,
अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये मेरा डी डब्ल्यू एस है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, वर्क डन 0 था एट वॉल्यूम V1, dV है ना वॉल्यूम V1, वर्क डन मेरा क्या हो गया, V2 हो गया एट यहाँ पर इस पोजीशन में, ठीक है। तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक तरह से इंटीग्रेट कर रहा हूँ dV एट P, ये मेरा P के लेके फंक्शन है। तो अगर आप देखोगे ना, रेड कलर का मार्कर क्या है, तो ये मैं जो निकाल रहा हूँ ना अभी, वर्क डन इन कंप्रेशन से, वर्क डन बाय कंप्रेसर, तो माइनस पी डी वी मैंने करके लिख दिया, पर ये अभी मैं इस वाली से इसका ही निकाल रहा हूँ सिंपल, यानी कि कंप्रेशन होने का वर्क डन, ये समझना, कंप्रेसर का नहीं निकाल रहा अभी, कंप्रेशन का निकाल रहा हूँ, मतलब इतना एरिया निकाल रहा हूँ। डीवी अगर आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा आपने, तो ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ। और जो वर्क डन बाय कंप्रेसर रहता है वो क्या रहता है, ये रहता है, ये वाला रेड और ब्लू ये मिक्स है, प्लस ये वाला रेक्टेंगल एरिया अंडर कर्व, यानी कि पूरा एरिया अंडर कर्व। अभी सिंपल मैं इस कर्व की इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इस कर्व के अंडर का एरिया निकाल रहा हूं, जो कि ये वाला एरिया भी आ जाएगा। समझे नहीं समझे, इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसके एरिया अंडर कर्व निकाल रहा हूं, तो ये मेरा इसके अंडर का एरिया आ जाएगा, यानी कि मेरा कंप्रेशन से जितना वर्क डन हो रहा है वो निकाल रहा हूं, ठीक है, कंप्रेशन से। पर मेरा जो पूरी प्रोसेस होगा ना, वो इस वाला डायग्राम है ना, उस वाले डायग्राम को पूरा कवर करके निकलेगा। तो अभी ये वाला जो रेड वाला एरिया है ना, वो देखते हैं रेड वाला एरिया कितना निकलता है। तो रेड वाला एरिया अपना निकलेगा पीवी, यहाँ पर P इज इक्वल टू, हमें पता है PV इज इक्वल टू C है, यानी P इज इक्वल टू C बाई V, P इज इक्वल टू C बाई V, ये साइन कन्वेंशन भी रखेंगे। तो P इज इक्वल टू C बाई V, तो P इज इक्वल टू C बाई V अपना इसमें पुट करें तो माइनस V1 अपॉन V2 C बाई V dV माइनस C ln V V2 अपॉन V1। ठीक है, C ln V2 अपॉन V1, ये मेरा क्या आ रहा है, वर्क डन। W इज इक्वल टू माइनस C ln V2 अपॉन V1। C किसके इक्वल है, PV के इक्वल है। और मेरा एक ये वाला भी होता है आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो PV ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस nRT। C किसके इक्वल हुआ, PV के, और PV मेरा nRT के इक्वल हो गया, ठीक है। nRT1 T1 भी ले लो या T2 ले लो, क्योंकि मेरा C इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C। तो इसमें से आप कोई सा भी इसमें पुट कर लो और उसको रिप्लेस करा दो यहाँ पे, nRT1 या फिर nRT2। तो ln इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपना जो एडियाबैटिक क्या है ना, उसमें मेरा यहाँ पर सेक्शन वाला ही रहता है, तो वो देख के करेंगे, ठीक है। अपन ये अपना काफ़ी है, V2 अपॉन V1। अब मेरे को पता है P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इससे PV इज इक्वल टू C है, यानी कि इस वाली इक्वेशन से PV इज इक्वल टू C है, P इज इक्वल टू C अपॉन V है, यानी P2 अपॉन P1। अगर मैं कोई दो प्रेशर लूँ तो मेरा इसका उल्टा होएगा, V1 अपॉन V2, ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ अपन सिंपल इसमें पुट करा देते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, माइनस nRT1 ln P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1 है ना, V2 अपॉन V1, तो P1 अपॉन P2 जाएगा P1 अपॉन P2। और ये जो माइनस है, ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि ln है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1। समझे, सिंपल साइन कन्वेंशन। तो ये वर्क डन आया फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी ये रेड शेडेड एरिया आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब मेरे को निकालना है, मेरे को जो कंप्रेसर वर्क डन कर रहा है, ये वर्क डन बाय द कंप्रेशन स्टेज, एक ही स्टेज का। चलो थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, अगर क्लियर ना हो। 1 2 3 4,
तो अभी मैंने 2 और 3 स्टेज का निकाला है, ठीक है। 2 और 3 स्टेज से मेरा कितना वर्क हुआ है, 2 से 3 स्टेज में जाने के लिए। ओके, अब मेरे को टोटल निकालना है जो मेरा ये, अब मेरे को क्या निकालना है, वर्क डन इन 1 2 3 4, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली मेरा क्या है, वर्क डन। तो बेसिकली मेरे को ये निकालना, तो ये मेरा क्या होगा, वर्क डन 1 2 3 4, और ये ले लेते हैं 5 6 7, ठीक है। तो अपने को वर्क डन इस वाले जो फिगर का जो भी मैंने निकाला है 6523 का एरिया निकाला ना है, 6523 ये वाला एरिया निकाला है ना, ये प्लस ये वाला ट्राइंगल, ये वाला रेक्टेंगल सॉरी पूरा, कौन सा 7634, वर्क डन इज 7634, ठीक है। तो ये वाला रेक्टेंगल, अब मेरी पूरी फिगर का हो गया क्या, एरिया। अब मेरे को माइनस करना जो नीचे वाला एक्स्ट्रा एरिया, यानी कि माइनस वर्क डन 7521 क्लियर। तो मेरा कितना, ये वाला एरिया ही बचेगा। अब देखो ये मेरा क्या आ रहा था, nRT1 ln P2/P1, T1 की जगह T2 क्यों नहीं है, आइसोथर्मल है। T1 इक्वल टू, ये मैं बताने की कोशिश, पर एडियाबैटिक में क्या अलग रहेगा, T1 सक्शन पे अलग रहेगा, T2 अलग रहेगा, टेम्परेचर अलग रहता है एडियाबैटिक में, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता अपना, T1 T2 T, ठीक है मेरा T। तो दिस प्लस 7634, ये मेरा रेक्टेंगल बन रहा है जिसका एरिया होगा P2V2। सोचना P2V2 मेरी एक, P2 मेरी इतनी लेंथ हो गई और V2 मेरा क्या हो गया, ब्रेथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस P1 इसका एरिया माइनस P1V1। ये समझने वाली बात है। ये मेरा वर्क डन बाय कंप्रेसर आ रहा है टोटल आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है, ठीक है। तो nRT1 ln P2/P1, ये क्या हो गया मेरा 0, आइसोथर्मल प्रोसेस था, समझे, P1 भी। तो यही मेरा वर्क डन बाय कंप्रेसर होगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो मेरा इतना एरिया निकला था, जो इतना एरिया, समझे कैसे आया ना, माइनस P2V1। ओके सिंपल। कई लोग पहले ही इसी वाली स्टेज में निकाल के छोड़ देते हैं, पर ऐसे असलियत में ऐसे होता है, अपने को ये वाला एरिया लेना होता है, वो माइनस करना होता है, ये वाला ऐड करना होता है, ये आगे जाके कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल होता है एरिया, बिकॉज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब देखते हैं हम हमारा एडियाबैटिक, बिल्कुल सेम पोजिशन से। कौन सा देखेंगे, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक सॉरी, इस वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई। चलो एडियाबैटिक, ये भी ध्यान से देखना, क्योंकि एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक एक ही बात हो गई, या फिर पॉलीट्रोपिक, बस गामा की जगह एन आ जाएगा मेरा, एन, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन होती है इनकी, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखना, इस पे गेट पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि गेट 2020 पे। अब देखो, अब मेरा पीवी गामा इज इक्वल टू सी हो गया, जो यहाँ पे कंप्रेशन। तो पहले हम इसी फिगर का एरिया फाइंड कर रहे हैं 6523 का, ठीक है। तो मेरा DW किसके इक्वल हुआ, माइनस PdV। ओके, तो PV गामा इज इक्वल टू C, तो मेरा P किसके इक्वल हो जाएगा, CV/गामा, CV/गामा, तो माइनस CV/गामा DV,
क्लियर, यानी कि माइनस सी वी की पावर गामा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा v माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, यही होगा ना। और कौन सी कहाँ से हम लिमिट ले रहे थे, हम ले रहे थे v1 से लेके v2 तक, 0 से लेके w तक, ठीक है, v1 से लेके v2 तक, माइनस सी माइनस गामा प्लस 1, और ये मेरा क्या v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1 इसकी पावर में। क्लियर, लिमिट पुट करा दी, सिंपल, ठीक है। ये वाली चीज, ये माइनस मैं अगर इसके अंदर ले जाऊं तो ये मेरा, चलो अभी अगले स्टेप में बता देते हैं। ये माइनस इस वाले जो डिनोमिनेटर आ रहा था मेरा, इसके अंदर लेके जा रहा हूं, तो w इज इक्वल टू सी गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 v2 माइनस गामा प्लस 1, ये तो माइनस गामा ही रहेगा, माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब मेरा क्या है, पी वी गामा इज इक्वल टू सी है, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू सी। क्लियर, सी, तो मैं अगर इसको सी को अंदर लेके जाऊं, किसको, सी को मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा P2 V2 गामा V2 माइनस गामा प्लस 1, ये पहले से ही था, और ये मैंने सी की वैल्यू रखी है, सी की वैल्यू P2 V2 गामा, ये वाला सी मेरा इसमें अंदर गया, माइनस P1 V1 गामा, और एक पहले ही से था V1 माइनस गामा प्लस 1। क्लियर, सिंपल, ये पहले से ही था, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू रखी है हमने। अब इसमें प्लस गामा और माइनस गामा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। सो वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट एडियाबैटिक कंप्रेसर, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो 2 से 3 तक जो मेरी प्रोसेस हो रही, तो ये इसका आ रहा है माइनस बाय ऑन कंप्रेस साइन कन्वेंशन, चलो ठीक है, मेरे को P2 V2 माइनस P1 V1, ये अपना आ रहा है जो वर्क डन आ रहा है। क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये मेरा किसका आया, ये मेरा इसका ही आया, रेड कलर का जो था मेरा उसका आया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, जो मेरा ब्लू कलर वाला है, जो वो निकालना है, ब्लू कलर वाला। तो सिंपल वैसे ही करेंगे, वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा मेरा, वर्क डन 6523 जो मैंने अभी निकाला है 6523 प्लस वर्क डन ये वाला रेक्टेंगल 7634 माइनस ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, रेक्टेंगल 7521 थक गया बड़ा। चलो ओके, क्लियर, सिंपल सा अपना यार, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है अपना, कल सिंपल पुट कर रहे हैं। और आपको पेपर में क्या याद रखना है, आपको पेपर में ये इक्वेशन याद रखनी है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब वहाँ पे डेरिवेशन तो करने बैठोगे नहीं, पर डेरिवेशन करने से ये पता लग जाता है कि मेरी इक्वेशन अगर चेंज हुई गेट के पेपर में, उसने कुछ छेड़ा है, तो हम पता लगा सकते हैं भाई कहाँ पर चेंज हुई, ठीक है, ये पता लग जाता है डेरिवेशन करने से, ठीक है। तो ये हुआ मेरा 1/गामा-1 P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस ये मेरा 7634 अगेन रेक्टेंगल P2 V2, और इसको रब कर देते हैं हम, माइनस P1 V1। क्लियर, ये क्या आ गया मेरा वर्क डन। अब क्या कर दो, इसको कैंसिल, इसमें कैंसिल नहीं होगा, इसमें मेरा PV इक्वल टू गामा है ऊपर पावर, इसमें कैंसिल नहीं होगा, ये चीज याद रखना, इसमें ये क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो अगर मैं P2 V2 ये वाली ब्रैकेट, ये वाली चीज कॉमन ले लेता हूँ, P2 V2 माइनस P1 V1 ये वाली चीज कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा अंदर बचता है 1/-1 प्लस 1, ठीक है। यही वाली इक्वेशन में से P2 V2 माइनस P1, तो प्लस 1 बचा और इस साइड 1 माइनस गामा बचा।
ठीक है, अब ऊपर चलते हैं फिर दोबारा से। ये वाली इक्वेशन बन गई है, तो वर्क डन हो गया मेरा P2 V2 माइनस P1 V1 गामा अपॉन गामा माइनस वन, -1 से +1 कैंसिल, तो गामा अपॉन गामा। ठीक है, इसमें से P1 V1 कॉमन ले लो, तो ये मेरा बचेगा P2 V2 अपॉन P1 V1 -1। ऊपर वाली इक्वेशन से P1 V1 क्या लिया कॉमन ले। आइडियल गैस लॉ क्या कहता है, PV = nRT। अगर मेरा P1 V1 है तो nRT1। इसमें मेरा टेम्परेचर सक्शन का अलग रहेगा। आइसोथर्मल में हम क्या करते थे, T1 T2 = T, पर इसमें T1 = T2। तो ये जो मेरा आएगा ना यहाँ पे सक्शन प्रेशर ही आएगा, और सक्शन टेम्परेचर अगर मैं चेंज कराता हूँ या फिर सक्शन प्रेशर, ये अभी रब कर देते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ। तो अगर मैं इसको nRT1 लिख रहा हूँ ना, T1, तो ये मेरा सक्शन ही होगा। सक्शन पे जो मेरा टेम्परेचर है, यानी कि इनलेट पे जो मेरा यहाँ पर टेम्परेचर, वही वाला। ठीक है, P2 अपॉन P1, V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है, यहाँ से V2 अपॉन V1, यहाँ से V2 अपॉन V1 अपना किसके इक्वल हो गया, P1 V1 गामा = P2 V2 गामा, P1 अपॉन P2 = V1 अपॉन V2 गामा, V2 अपॉन V1 उल्टा आएगा ना, इधर 1 2 इधर 2 1। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर गया, सिंपल चल रहा है अपना। तो V2 अपॉन V1 किसके इक्वल हो गया, P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन गामा। और अगर मैं इसको ऊपर P2 लेके आऊँ, नीचे P1 लेके जाऊँ, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो V2 अपॉन V1 को मैं किससे रिप्लेस करा सकता हूँ, इससे, P2 अपॉन P1 -1 अपॉन गामा -1। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, गामा अपॉन गामा -1 nRT1 P2 अपॉन P1 1 माइनस, यानी गामा -1 अपॉन गामा -1। ये मेरा वर्क डन आ गया। ये याद रखना होता है भाई। ये आया था गेट 20, ये सिंगल स्टेज का आया था। गेट 2020 में मल्टीपल स्टेज का आया था, पर ये सिंगल स्टेज का, यानी कि एक ही इससे, एक कंप्रेशन स्टेज से मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय कंप्रेसर, फाइनली जो मेरा ड्राइव हुआ। क्लियर, nRT1 एंड आर क्या है मेरा, आर मेरा जो अपना गैस कांस्टेंट 8.31। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मल्टी स्टेज का देखते हैं जो गेट में आया था। अब देखो मल्टी स्टेज में क्या होता है मेरा, मल्टी स्टेज में मेरा इसी के ऊपर एक अलग से दोबारा से कंप्रेस करते हैं, ऐसे एक बार कंप्रेस की, फिर दूसरा कंप्रेसर लगा, उसका दोबारा से कंप्रेस करिए, यानी दोबारा से प्रोसेस आती है। पर यहाँ पर ना मेरा टेम्परेचर रेंज हो जाता है, किसमें, अपने वो एडियाबैटिक वाला डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आइसेंट्रोपिक या फिर एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक वाला ही केस आया था अपना गेट में, तो आइसेंट्रोपिक ये वाला ही केस डिस्कस कर रहे हैं। आइसोथर्मल में अपना टेम्परेचर सेम रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी मेरा यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है, टेम्परेचर T1 T2, और ऊपर मेरा क्या जाएगा T3, यानी कि क्या, टेम्परेचर हर एक उस पर चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा एक्चुअली। जब जितना मैं कंप्रेस करूंगा ना, इतना टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा एडियाबैटिकली, अगर मैं कंप्रेस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, एक कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का साइन होता है ऐसे, इस साइड से मेरी गैस जा रही है, इसके बाद कूलर लगा देते हैं, इंटरकूलर, ताकि वो ठंडी हो सके मेरी गैस। और उसके बाद ये मेरा नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्रोसीजर होता है जो हर एक जगह यूज़ होता है। ठीक है, यही अपना हमें डिटेल में जाना होता, हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे, हम इंटरकूलिंग वाला पढ़ेंगे कंसेप्ट। यानी कि मेरा जो टेम्परेचर है ना, अब यहाँ से ये वाली प्रोसेस ना वापस इधर की तरफ थोड़ी शिफ्ट होगी, और फिर ये वाली फॉलो करेगी, ये वाली आइडियल, ये वाली चीज़ फॉलो करेगी। क्लियर, यानी कि मेरा T1 T2 बढ़ा, अब यहाँ से मैं T2 को दोबारा से किस पे लेके जाऊँगा, T1 पे। किसकी मदद से, बीच में कूलर्स होंगे लगे हुए, एक कंप्रेसर और दूसरे, ये 1 कंप्रेसर 2 कंप्रेसर, यानी 2 स्टेज। ठीक है, तो अभी हम पहले
वर्क डन। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, मल्टी स्टेज कंप्रेशन बन जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 या गामा अपॉन गामा माइनस 1, सॉरी, ओके, एन आर T1 P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस एन, ये अब ऊपर वाली जो कंप्रेशन की वो हो रही है, कंप्रेसर हो रहा है, उसका वर्क डन एन आर T2। अब मेरा इनलेट टेम्परेचर क्या है, T2, अभी जर्नल लिख रहा हूँ, इंटरकूलिंग वाला नहीं लिख रहा, P3 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, क्लियर अपने को इतना? हाँ, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना मेन जो प्रोसेस रहता है इंटरकूलर, जो कूलर लगा लेते हैं बीच में, इसी का ही फॉर्मूला बेसिकली गेट में भी इसी का फॉर्मूला, वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था इंटरकूलर। अगर बाय डिफॉल्ट इंटरकूलर लेते हैं, यानी कि मेरा T2 से हम T1 पे वापस से लेके जाते हैं, जब तक नो इंटरकूलर मेंशन ना हो तब तक क्वेश्चन रन, वहाँ पे इंटरकूलर कुछ नहीं लिखा हुआ था, पर फॉर्मूला ये लगना था। ठीक है, तो ये जर्नल फॉर्मूला हो गया विदाउट इंटरकूलर। इंटरकूलर T1 इक्वल टू T2, ये वाला टेम्परेचर वापस किस पे लेके गए, T1 पे, यहाँ पे T1 पे आ गया, इस वाली पोजीशन पे, फिर हम दोबारा से कंप्रेस कर सेक्शन। तो अब मेरा जो सेकंड वाली प्रोसेस पे होगा ना, वहाँ पे क्या, T2 की जगह क्या होगा, T1 होगा, बिकॉज ऑफ इंटरकूलिंग। क्लियर? तो ये चीज मैं कॉमन ले सकता हूँ। भाई कंप्रेशर में ना बहुत सारी चीजें रहती है, ये जो मैंने अभी तो सिंपल वाला डायग्राम बताया ना, ऐसे करके हो जाता है, ये इंटरकूलिंग है, इसके बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, ये चीज बहुत एक पूरा सब्जेक्ट ही है यार कंप्रेसर पे। तो बेसिकली हम जो मेन आइडियल वाली प्रोसेस बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ जो अपने लिए जरूरी है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही बता रहा हूँ, वरना एक पूरा सब्जेक्ट है, बुक की बुक आती है इस पे, सिर्फ इस ग्राफ को सोल्व करने के लिए कैसे कैसे होता है, समझ रहे हो, एफिशिएंसी कैसे कैसे होती है, बहुत टर्म्स आते हैं कंप्रेशन। तो NRT1, कहीं तो गेट के लिए कंप्रेसर पंप ये चीज़ें छोड़ भी देते हैं उन्हें, क्योंकि रैंक चाहिए होती है हमें, 100 में से 100 थोड़ी ना मारना होता है, 100 में से हमें मैक्सिमम मारना होता है जो अपना टॉप में आने के लिए। तो LNG वैल्यू चेन, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये करते ही नहीं है, जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं कोई लोग, वो छोड़ देते हैं ये छोटे छोटे, क्योंकि ये वेटेज बहुत कम रखते हैं गेट के पेपर में। ठीक है, अपना जैसे हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी वाला सिस्टम हो गया, जो अपना ये हेल्थ एंड सेफ्टी करके एक सब्जेक्ट है, वो छोड़ देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं। जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने भी छोड़ दिया था वो वाला, पंप और कंप्रेसर तो पढ़ा था। ठीक है, तो P2 अपॉन P1 प्लस P3 P2 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 2 हो जाएगा, -1 -1 2 -2। ठीक है, वर्क डन। क्लियर? क्या, गामा अपॉन गामा -1 NRT1, ये कॉमन ले लिया, अंदर P2 दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस -2 और ये। ठीक है, यानी कि ये मैंने दो स्टेज, 1 और 2 दो कंप्रेशर लगा के बताया ना इंटरकूलर के साथ, बाय डिफॉल्ट इंटरकूलर लेते हैं NRT1 NRT1। ठीक है, एक और चीज, अब हम इसमें एक और चीज स्पेशल ले रहे हैं कि मेरा जो ये कंप्रेस कर रहा है ना P2 पर, ये तो मेरा जर्नल हो गया। ठीक है, कौन सा, अपना जर्नल हो गया जिसमें मेरा T1 इंटरकूलिंग वाला है। एक और चीज ये वाली चीज में जब हम मल्टीपल स्टेज कंप्रेसर पढ़ते हैं ना, तो ये एक और चीज एज्यूम करते हैं। बेसिकली हम इतनी चीजें एज्यूम करके अपना आइडियल जो केस होता है वही उठाते हैं, फालतू कोई डीप में नहीं जा रहा, जितना पढ़ा रहा हूँ वही है, बस वो बेस्ट है अपने लिए। ठीक है, तो P2 अपॉन P1, यानी कि हर स्टेज पे कंप्रेशन इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल नहीं होगा तो मेरी ये लगेगी, गेट 2020 का 43 नंबर क्वेश्चन उठा के देखना, वहाँ पे मेंशन है लाइन, ये वाली लाइन मेंशन है कि हर स्टेज पे मेरा जो प्रेशर रेशियो है वो इक्वल है, यानी P2 अपॉन P1 P3 अपॉन P2 इक्वल।
तो अगर मैं इसको अब रिप्लेस कराऊँ, P2/P1, अगर मेरी इक्वल नहीं होगी ना तब ऐसे खुला खुला लेंगे, वरना हम इक्वल लेंगे। जो मेंशन रहती है अपने जो पेट्रोलियम वाला गेट है अपने इसमें ये इतना रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो गामा -1 ट्वाइस हो जाएगा, ये इक्वल हो गया ना, ट्वाइस ऑफ गामा -1 गामा -2, ट्वाइस हो गया। क्लियर? ये लिख लेना P2/P1 = P3/P2 as P2/P1 = P3/P2। सो दिस, ये वाली इक्वेशन 2 कॉमन ले रहा हूँ बाहर, गामा -1 nRT1 P2/P1 गामा -1 गामा -1 बचेगा बाद। क्लियर? ठीक है। अब मेरे को P2 नोन नहीं है, मेरे को P3 नोन है। उसने बोला है कि मेरा इनलेट प्रेशर इतना, डिस्चार्ज प्रेशर इतना, बीच वाला प्रेशर मेरे को नोन नहीं होता, जो स्टेज के बीच वाला प्रेशर, तो वो मेरा इसी वाले रिलेशन से P2/P1 = P3/P2 एज वी नो दैट दिस इज मेरी डिस्चार्ज रेशियो क्या है, इक्वल है डिस्चार्ज टू इनलेट रेशियो। तो P2² हो गया, P2 इधर चला गया, P3/P1 इधर चला गया, P2² हो गया P3 और P1 के इक्वल, यानी मेरा P2 हो गया √of P3/P1। क्लियर? नोटबुक में लिख लो यार, P2 मेरा कैसे हुआ, P2² P3/P1, तो P2 √of P3/P1 रब करना होगा। ये चीज अपन इसमें पुट करेंगे, 2 गामा/गामा -1 nRT1 P2 की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, √of P3/P1 हाँ ठीक है, यही पुट कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। इसकी पावर गामा -1 गामा -1, ठीक है सही है। तो P2 को अपना पीते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, 2 गामा -1 nRT1, और ये मेरा क्या, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ऊपर √of P1 था ना, तो √of P1 आ जाएगा नीचे, P1 से P1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 2, मेरा अगर 1/2 होता है ना, √1/2 होता है, तो ये मेरा ये हो जाएगा, अगर सोचोगे आप P3/P1 गामा -1/2 गामा हो जाएगा। समझे? बुक के देखना कैसे आया मेरा ये 2, ये वाला 2 यहाँ पर कैसे आया, सिंपल उसको काट के स्क्वायर रूट करके, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ फॉर ड्यूल स्टेज, 2 आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं जनरलाइज लिखूँ ना, मल्टीपल स्टेज यानी 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरा W = x मेरा है मल्टीपल स्टेज के लिए, गामा/गामा -1 nRT1 यानी कि सक्शन वाला टेम्परेचर ही सिर्फ, क्योंकि एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक में मेरा टेम्परेचर होगा, P3/P1 गामा -1 x गामा -1, वेयर x इज नंबर ऑफ स्टेजेस। ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है वर्क डन का, गेट 2020, x इज नंबर ऑफ स्टेजेस। क्लियर? ठीक है, समझ गए ना? तो भाई ये हुआ मेरा कंप्रेसर खत्म, कंप्रेसर के टाइप पढ़ा दिए और आपको डेरिवेशन पढ़ा दी। थ्योरी मैंने इसलिए खींची थी ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और अभी भी क्या 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है, 40 मिनट की रहती है इस वीडियो पर, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। तो ये मेरा हुआ, ये गेट 2020 में क्वेश्चन नंबर 43 था, यार शर्ट पे लग गया, ओके, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तब रुकना नहीं चाहिए। एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में गामा की जगह n आ जाता है, n। अब ये डिफरेंस देखना मेरा एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक है, ये आपकी जिम्मेवारी है क्या डिफरेंस रहता है मेरा, ठीक है। डेरिवेशन बिल्कुल यही सेम रहेगी, ये वाला आता है, इंटरकूलिंग होती है बीच में मेरा
इस साइड शिफ्ट होती है प्रोसेस T2 से वापस T1, इतना याद रखना बाय डिफॉल्ट। अगर वहाँ पे नो इंटरकूलिंग आ गया ना लिखा हुआ, तो आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी, मतलब जो मेरा नीचे जर्नल फॉर्मूला बना था वही लेना है। समझ गए? क्लियर? तो ये अपना कंप्रेसर हुआ ख़त्म। मैं मैक्सिमम कंप्रेसर करा दूँ इसके, ठीक है? तो थैंक यू। इससे अगली वीडियो में, चलो अभी बड़ी हो गई वीडियो, इससे अगली वीडियो में इसका न्यूमेरिकल भी दिखा देता हूँ मैं सॉल्व करके, ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।